हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 22 नवंबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है, मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी है। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड नाउ चेंज टू। पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो इसका जो नया नाम है ये कर दिया गया है ग्रिड कंट्रोल ऑफ इंडिया लिमिटेड। 20 का करेक्ट आंसर है। भारत के राष्ट्रीय ग्रिड ऑपरेटर पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने घोषणा की है कि पीओएसओसीओ ने अपना नाम बदलकर ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड कर दिया है और भारतीय विद्युत ग्रिड की अखंडता, विश्वसनीयता, मितव्ययिता, लचीलापन और टिकाऊ संचालन सुनिश्चित करने में ग्रिड ऑपरेटरों की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाने के लिए नाम में जो परिवर्तन है ये किया गया है। पीओएसओसीओ की हम बात करें तो इसके चेयरमैन और जो मैनेजिंग डायरेक्टर है ये है एसआर नरसिम्हा और इसकी स्थापना मार्च 2009 के अंदर हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली के अंदर है। चलिए टॉप 5 चेंज नेम की हम बात करें। न्यू नेम ऑफ स्वच्छ भारत अभियान, तो इसका नाम बदलकर कर दिया गया है सुंदर भारत। तुर्की का जो नया नाम है ये तुर्की किया गया है। न्यू नेम ऑफ कजाकिस्तान कैपिटल नूर सुल्तान, तो इसका नाम अस्ताना के नाम से अब ये जाना जाएगा। माउंट हैरियट इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, न्यू नेम ऑफ, तो इसका जो नया नाम है ये माउंट मणिपुर के नाम से जाना जाएगा। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का जो नया नाम है ये मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिए गए हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज वॉन हिज maiden F1 race at the Brazilian Grand Prix in Sao Paulo। किसने साओ पाउलो में ब्राजीलियाई ग्रैंड प्रिक्स में अपनी पहली F1 रेस जो है ये जीती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जॉर्ज रसेल के द्वारा जीती गई है। मर्सिडीज के जॉर्ज रसेल ने साओ पाउलो में ब्राजीलियाई ग्रैंड प्रिक्स में अपनी पहली F1 रेस जीती है और मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन और फेरारी के कार्लोस सैंज जो है ये दूसरे और तीसरे स्थान पे रहे हैं। रेड बुल के मैक्स वर्स्टेपेन इसके अंदर चौथे स्थान पे रहे हैं और ये F1 2022 सीजन में मर्सिडीज की पहली जीत भी थी। 2022 सीजन की अंतिम दौड़ 18 से 20 नवंबर तक यास मरीना सर्किट में अबू धाबी में आयोजित की जाएगी। चलिए टॉप 5 फॉर्मूला 1 रेस के बारे में बात करें तो जो डच ग्रैंड प्रिक्स 2022 है ये मैक्स वर्स्टेपेन ने जीती है। रेड बुल के ये ड्राइवर है, नीदरलैंड के हैं। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 का जो टाइटल है ये कार्लोस सैंज ने जीता है। फेरारी के ये ड्राइवर है, स्पेन के हैं। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जो है ये सर्जियो पेरेज ने जीती है। रेड बुल के ये ड्राइवर है मैक्सिको के। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 जो है ये चार्ल्स लेक्लर ने जीती है। फेरारी के ये ड्राइवर है। और फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022 जो है ये भी मैक्स वर्स्टेपेन ने जीती है, ये रेड बुल के ड्राइवर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन फाइंड 1.4 मिलियन डॉलर बाय द यूएस फॉर डिले इन रिफंड। अमेरिका ने किस पर रिफंड में देरी पर 1.4 मिलियन डॉलर का जो जुर्माना है ये लगाया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये लगाया गया है एयर इंडिया के अंदर। अमेरिका ने टाटा ग्रुप के स्वामित्व वाली एयर इंडिया को पैसेंजर को 121.5 मिलियन डॉलर का भुगतान करने को कहा है। वहीं पैसेंजर्स को रिफंड करने में अत्यधिक देरी करने के लिए पेनल्टी के रूप में 1.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया है। अमेरिकी परिवहन विभाग ने कहा है कि एयर इंडिया उन 6 एयरलाइनों में शामिल है जो रिफंड के रूप में कुल 60 करोड़ डॉलर से अधिक राशि देने पर सहमत हुई है और एयर इंडिया की रिफंड ऑन रिक्वेस्ट पॉलिसी उनके डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी के विपरीत है, जिसमें एयरलाइन को फ्लाइट कैंसिल या चेंज होने की स्थिति में पैसेंजर्स को कानूनी रूप से रिफंड देना होता है। वे सभी मामले जिनमें एयर इंडिया को रिफंड करने को कहा गया है और एयरलाइन इसके लिए सहमत भी हुआ है, वे टाटा ग्रुप के द्वारा इसके अधिग्रहण से पहले के मामले हैं
और एयर इंडिया के अलावा जिन एयरलाइंस पर जुर्माना लगा है वो कौन कौन सी है? उनके अंदर है फ्रंटियर, टीएपी, पुर्तगाल, एरो मैक्सिको, ईआईएआई और जो एवियंस है ये इसके अंदर शामिल है। 4 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी बैंक्स हैव बीन सेलेक्टेड बाय आरबीआई फॉर रिटेल डिजिटल करेंसी पायलट? आरबीआई ने रिटेल डिजिटल करेंसी पायलट के लिए कितने बैंकों को चुना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये चुना गया है 5 बैंक। ए इसका करेक्ट आंसर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खुदरा बाजार के लिए अपनी डिजिटल मुद्रा मतलब डिजिटल रुपया लाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट पर 5 बैंकों को इन्होंने शामिल किया है। द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी बैंक फर्स्ट बैंक और एचडीएफसी बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक पायलट प्रोजेक्ट के लिए कुछ और बैंकों को जोड़ सकता है और ये प्रोजेक्ट जल्द ही शुरू होने वाली जो है इनकी उम्मीद जताई जा रही है। आरबीआई केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा का परीक्षण करने के लिए एक साथ 2 मोर्चों पर काम कर रहा है और एक थोक बाजार के लिए जिसके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट पहले से ही चल रहा है और दूसरा खुदरा और रिटेल के लिए है। आरबीआई की हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो ये इंडिया के जितने भी बैंक्स हैं उनको रेगुलेट करता है और इसकी स्थापना जो है ये 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। गवर्नर यहाँ के है शक्तिकांत दास, विच इज कॉल्ड द बैंक ऑफ बैंक्स। तो जो बैंकों का बैंक है ये कहा जाता है आरबीआई को। व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड, तो ये हुआ था 1 जनवरी 1949 के अंदर। हु वाज द फर्स्ट इंग्लिश गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो ये कौन से थे? सर ऑसबॉर्न थे। 5 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 एम्पावर वुमेन इन साइबर स्पेस? किसने साइबर स्पेस में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये एनसीडब्ल्यू ने लॉन्च किया है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने। ये इसका करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने साइबर स्पेस में महिलाओं और बालिकाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और कौशल प्रदान करने के लिए एक अखिल भारतीय परियोजना डिजिटल शक्ति अभियान के 4थे चरण की शुरुआत की है। देश भर में डिजिटल मोर्चे पर जागरूकता बढ़ाने और महिलाओं की मदद करने के लिए जून 2018 में डिजिटल शक्ति की शुरुआत की गई। डिजिटल शक्ति 4.0 महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल बनाने और ऑनलाइन किसी भी अवैध अनुचित गतिविधि के खिलाफ खड़े होने के लिए जागरूक बनाने पर केंद्रित है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसे साइबर पीस फाउंडेशन और मेटा के सहयोग से लॉन्च किया। लॉन्च के बाद ऑनलाइन साइबर सक्षम मानव तस्करी का मुकाबला और ऑनलाइन हिंसा के अन्य रूपों का मुकाबला पर एक इंटरैक्टिव पैनल चर्चा हुई। 6 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट? पेंशन फंड विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने किसको नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बने हैं सूरज भान। ये इसका करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के निदेशक मंडल में 2018 से ट्रस्टी रहे सूरज भान को नई जिम्मेदारी दी गई है और पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने सूरज भान को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के तहत कोष की देखरेख करने वाले राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। साल 1983 में सूरज भान भारतीय आर्थिक सेवा में शामिल हुए थे। इसके बाद वो जनवरी 2018 में श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ के महानिदेशक के रूप में रिटायर हुए। उनके पास आर्थिक नीति, व्यापार, उद्योग और वित्त के क्षेत्रों में सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ कई क्षेत्रों का विविध अनुभव भी है। 7 नंबर क्वेश्चन है, इन हु हैज लॉन्च्ड क्रूलेस आर्टेमिस मिशन ऑन टेस्ट फ्लाइट टू मून? किसने चंद्रमा पर परीक्षण उड़ान पर क्रूलेस आर्टेमिस मिशन लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया मिशन है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने मानव रहित चंद्रमा मिशन आर्टेमिस को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। 2 महीनों में तकनीकी विफलताओं और प्राकृतिक आपदाओं के कारण
हुई देरी के बाद में स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट को फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल में कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। नासा के आर्टेमिस मिशन को चंद्र अन्वेषण की अगली पीढ़ी के रूप में जाना जाता है तथा इसका नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं से अपोलो की जुड़वा बहन के नाम पर रखा गया है। और ये एजेंसी के स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट और ओरियन क्रू कैप्सूल का परीक्षण करेगा। नासा की हम बात करें, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की, तो इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। प्रेसिडेंट है बिल नेल्सन। मोटो जो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल है। और नासा की जो सन मिशन है इसका नाम है सनराइज। 8 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील इन द वर्ल्ड। भारत स्टील का विश्व में कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक बना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बना है सेकंड नंबर का, 20 का करेक्ट आंसर है। जापान की जगह भारत कच्चे जो इस्पात है इसके दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में उभरा है। वर्तमान में सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है ये चीन है, जिसका विश्व के इस्पात उत्पादन का 57% हिस्सा है। घरेलू इस्पात उद्योग को समर्थन देने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 और राज्य की खरीद के मामले में घरेलू रूप से निर्मित लौह और इस्पात और डीएमआई और जो एससीपी को वरीयता प्रदान करने की नीति को अधिसूचित किया है। भारत इस्पात क्षेत्र में निवेश करने के लिए विदेशी संस्थाओं को भी आमंत्रित कर रहा है, क्योंकि 2019 और 20 में भारत की इस्पात मांग में 7.2% की वृद्धि होने की उम्मीद है। आगे बढ़ते हुए स्टील की मांग वृद्धि 2022 और 23 में 5.2% पर अपरिवर्तित रहने की उम्मीद है। 9 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। किसको पश्चिमी बंगाल का नया राज्यपाल जो है ये नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बने हैं डॉक्टर सीवी आनंद बोस बने हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। पश्चिम बंगाल को नया राज्यपाल मिल गया है। डॉक्टर सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का जो नया राज्यपाल है ये नियुक्त किया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में अपने चुनाव से पहले जगदीप धनखड़ लगभग 3 वर्षों के लिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे और धनखड़ ने कई मौकों पर राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति और अन्य मुद्दों पर ममता बनर्जी सरकार से जवाब तलब किया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, which state has organized the Silver Jubilee edition of its Tech Summit? किस राज्य ने अपने टेक शिखर सम्मेलन के रजत जयंती संस्करण का आयोजित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु टेक समिट के रजत जयंती संस्करण का उद्घाटन किया है। रजत जयंती समारोह को चिन्हित करने के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने एक पट्टिका जारी की है और इस उद्घाटन समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन और यूएई, ऑस्ट्रेलिया और फिनलैंड के मंत्रियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का आयोजन राज्य के आईटी, जैव प्रौद्योगिकी और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के सहयोग से किया गया था। कर्नाटका की हम बात करें, कर्नाटका गवर्नमेंट हैज लॉन्च सोशल अवेयरनेस कैंपेन जिसका नाम है सांस अंडर कंस्ट्रक्शन शिवामोगा एयरपोर्ट इन कर्नाटका टू बी नेम्ड आफ्टर बीएस येदियुरप्पा। कर्नाटका गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड विनय सामरस्य पहल। कर्नाटका गवर्नमेंट लॉन्च महिला एट वर्क जो प्रोग्राम है ये चलाया गया है। पर्याय महोत्सव यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है। रिजर्वेशन मिला है पुलिस के अंदर ट्रांसजेंडर्स को। द वर्ल्ड फेमस मैसूर दशहरा फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने COP27 में इन आवर लाइफ टाइम अभियान को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है इंडिया के द्वारा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, किसने PRCI उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जीता है NMDC के द्वारा। ए इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, 2024 में क्रेडिट अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये श्रीलंका करने वाला है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, केन्याई धावक रेंजू पर कितने साल का डोपिंग प्रतिबंध लगा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5 साल का लगा है।
5 नंबर क्वेश्चन है, किसको सरकारी प्रसारक प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं गौरव द्विवेदी बने हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन है, $1 ट्रिलियन गंवाने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी कौन सी बन गई है? तो ये अमेजन बन गई है। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये दी है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। 8 नंबर क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पे रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, जो भारत है ये 8वें स्थान पे रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन 2022 में जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए गए हैं इंडोनेशिया के द्वारा। 10 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय माइक्रो ब्लॉग विश्व का दूसरा सबसे बड़ा माइक्रो ब्लॉग के रूप में उभरा है? तो ये उभरा है कूऐप। 20 का करेक्ट आंसर है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। किसने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है? तो ये स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। फाल्कन हैवी जो रॉकेट है ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। और ये जो स्पेस एक्स है इसके मालिक है एलन मस्क, तो इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन, किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।